टू हेल्थ, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान कर्क रोग का कारण है। মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, কেন মেঘ আসে এ হৃদয় আকাশে, তোমারে দেখিতে দেখিতে দেয় না। মাঝে মাঝে তব দেখা পাই। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत ने तिरंगा लहराया। भारत स्वतंत्र हुआ। भारतीय स्वतंत्रता का संघर्ष दरअसल बहुत पहले शुरू हुआ था। टोक्यो से हुए रेडियो प्रसारण में आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापकों में से एक रास बिहारी बोस ने घोषणा की थी। यह उनके नाम एक सलामी है जिनकी प्रेरक पुकार पर भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद के उन महात्माओं में सबसे पहला नाम श्री औरोबिंदो का है। श्री औरोबिंदो, आपको मेरा नमन। वंदे मातरम। आखिर में मैं खुदा से दुआ मांगता हूँ कि वो हमारी फौज को आशीर्वाद दे और आने वाली सख्त लड़ाई में पूरी फतेह बख्शे। जब वे कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ रहे थे, उस दौरान सुभाष चंद्र बोस श्री औरोबिंदो से बहुत प्रेरित रहे। वे लिखते हैं, आज औरोबिंदो घोष बंगाल में सबसे जाने माने और लोकप्रिय नेता हैं, आजादी के एक निडर समर्थक। इनकी साधना और इनकी राजनीति ने मिलकर इनमें एक निराली, एक अनजानी सी आभा जगाई है, जिसने इनके व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बना दिया है। घोष मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। उन्हें व उनके उद्देश्य को मेरा तन मन अर्पित है। जब श्री औरोबिंदो खुलेआम स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन गए, तब उन्होंने बंगाल नेशनल कॉलेज के विद्यार्थियों से बात की, और जिस कॉलेज में वे संस्थापक प्रिंसिपल रह चुके थे। इन विद्यार्थियों को उनका संदेश दरअसल पूरे भारत के युवाओं को एक अमर संदेश है। अब वो समय आ गया है जब हमारी मातृभूमि की सेवा से ज्यादा हमारे लिए कुछ नहीं है। यदि तुम पढ़ रहे हो तो इसलिए पढ़ो कि स्वयं को तन मन धन से उसकी सेवा के लिए तैयार कर सको। यदि आजीविका कमा रहे हो तो इसलिए कमाओ कि अपना जीवन उसको अर्पण कर सको। यदि तुम बाहर सुदूर देशों में जाते हो तो इसलिए जाओ कि देश की सेवा कर सको। काम करो तो इसलिए कि वो समृद्ध हो। दुख उठाओ तो इसलिए कि वो खुश हो सके। इस एक सलाह में सभी संदेश, सभी कुछ शामिल है। लंदन टाइम्स में लिखा गया क्रांतिकारी अखबार वंदे मातरम की स्थापना में इनका बड़ा हाथ था।
इन्हें देशद्रोह आरोप में गिरफ्तार किया गया और मुकदमे के लिए अलीपुर जेल में हिरासत में रखा गया। इनके विरुद्ध मुकदमे की कार्यवाही 1 साल तक चलती रही। इस समय में अपने जीवन उद्देश्य के बारे में इनकी सोच में बहुत निर्णायक बदलाव आया। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने श्री औरोबिंदो को नमन किया। অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার। হে বন্ধু, হে দেশ বন্ধু, স্বদেশ আত্মার বাণী মূর্তি তুমি। তোমা লাগি নহে মান, নহে ধন, নহে সুখ, কোনো ক্ষুদ্র দান চাহ নাই, কোনো ক্ষুদ্র কৃপা। ভিক্ষা লাগি বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি। আছো জাগি পরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন। যার লাগি নরদেব চিররাত্রি দিন তপমগ্ন, যার লাগি কবি বজ্ররবে গেয়েছেন মহাগীত, মহাবীর সবে গিয়েছেন সংকট যাত্রায়, যার কাছে আরাম লজ্জিত শির নত করিয়াছে, মৃত্যু ভুলিয়াছে ভয়, সেই বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান আপনার পূর্ণ অধিকার চেয়েছ দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়, সত্যের গৌরব দৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায় অখণ্ড বিশ্বাসে। मुजफ्फरपुर, यहाँ यूरोपियन क्लब था। 30 अप्रैल 1908 को यहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। जिन्होंने बम फेंका था उनका निशाना अचूक था, मगर टारगेट पहचानने में गलती थी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने अंग्रेज मैजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंककर उसकी हत्या करने की कोशिश की। उन्हें लगा था कि किंग्सफोर्ड अपनी गाड़ी में होगा। क्रांतिकारियों को बुरी तरह से कोड़े मारने से और यातनाएं देने से किंग्सफोर्ड को बहुत खुशी होती थी, इतनी कि उसका नाम बुचर ऑफ लाल बाजार रखा गया, यानी लाल बाजार का कसाई। वहां से भागते भागते जब खुदीराम 25 मील दूर वाइनी पहुंचे तो उन्हें हिरासत में ले लिया। ये जगह आज खुदीराम बोस पूसा रेलवे स्टेशन कहलाती है। यही वो जगह है खुदीराम को फांसी की सजा सुनाई गई। ये सधे कदमों से फांसी तख्ते पर पहुंचे और जब इनके सर पर काली नकाब पहनाई गई तब भी मुस्कुराते रहे। फांसी समय खुदीराम की उम्र 18 साल 8 महीने व 11 दिन थी। ये मुकामा की घटना है। इससे पहले कि इन्हें गिरफ्तार किया जा सके, प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली। पर वो बम आया कहां से? जोशीती झारखंड का एक रेलवे स्टेशन है जो देवगढ़ को अन्य शहरों से जोड़ता है। ये वर्ष 1908 की शुरुआत की बात है। श्री औरोबिंदो दे के छोटे भाई बारेंद्र कुमार घोष और उनके साथी उलाशकर दत्तो, प्रफुल्ल कुमार चक्रवर्ती, विभूति भूषण सरकार और नलिनीकांत गुप्ता, ये सभी क्रांतिकारी बम बनाने की तैयारियां कर रहे थे। एक दिन भारी दोपहर में ये पांचों बम को आजमाने के लिए निकट की दिघड़िया पहाड़ी पर चढ़ गए। बम फटा जरूर, पर उसका एक कतरा प्रफुल्ल चक्रवर्ती को जा लगा और उनकी वहीं मृत्यु हो गई। अचानक अफरा तफरी मच गई और इस सब गतिविधि के बीच एक व्यक्ति केंद्र बनकर उभरता है, बारेंद्र कुमार घोष। आज मैं उस पवित्र स्थान पर खड़ा हूं।
कई साल बाद जासूसी विभाग का अध्यक्ष चार्ल्स टैगार्ट कुछ बयान लेने सेल्यूलर जेल गया। उसकी रिपोर्ट ने पुष्टि की कि इस क्रांतिकारी आंदोलन की योजना किसी बोडो कर्ता या चीफ कमांडर ने बनाई थी। ये मानने की कई कारण हैं कि बोडो कर्ता और कोई नहीं बल्कि बालेंद्र के सेजदा उनके बड़े भाई अरबिंदो घोष ही थे। शहीदों के खून अजिए पुकारा, उठाए जंगी नारा। शहीदों के खून अजिए पुकारा, उठाए जंगी नारा। डर के मारे चौक उठा ल अंग्रेजी सरकार। डर के मारे चौक उठा ल अंग्रेजी सरकार। तो 2 मई 1908 सन सुबह 5:30 पुलिस सुपरिटेंडेंट साहब मोरलो छप्पाऊ के घर लेकर हाथ में सरज वारंट ढूंढलो घर दफ्तार। लेकर हाथ में सरज वारंट ढूंढलो घर दफ्तार। सरज के नाम पे देखो बबुआ का हो खेला, ई का हो खेला। जैसन कमल बान में बौरा हाथी मचैला अपना खेला। जैसन कमल बान में बौरा हाथी मचैले अपना खेला। ई का हो खेला, का हो खेला? ई का हो खेला। पूछो सबूत ना मिलो खास, बगैर चिट्ठी अखबार कागजात और किताब। बिगड़ लो साहब का दिमाग, बड़ी डांट लो उनके खिलाफ। का हो खेला, ई का हो खेला। अचानक एक सिपाही का मिलल मिट्टी का एक ढेला। अचानक एक सिपाही को मिलल मिट्टी का एक ढेला। साहब सोच लो ई जरूर भइले बम का मसाला। साहब सोच लो ई जरूर भइले बम का मसाला। ओ साहब डर गईले, पुलिस डर गईले बा सरकार। आजादी के जंग के आगे डर गईले सरकार। हमर के आजादी के जंग के आगे डर गईले सरकार। पर वो तो था दक्षिणेश्वर धाम का पवित्र मिट्टी जो लाए थे पूजन के लिए। वही मिट्टी से अंग्रेज डर गई लेवा। का हो खेला, ई का हो खेला। डर के मारे चीखे ड्रैगन, ओकरा के कमर पे लगाओ रस्सी और ले चलो लाल बाजार। का हो खेला, ई का हो खेला। अरे बिना वारंट सबके बजाए कर लो रे गिरफ्तार, कर लो रे गिरफ्तार। कर लो रे गिरफ्तार, कर लो रे गिरफ्तार। फिर तक कमिश्नर हॉलिडे साहब हुक्म कर लो, ओकरा के अभी भर दो जेल। कोई न मिला उनसे, बात न करम, भेजो सल्टन से। अंग्रेजी कानून वही करल, ओकर भेजल जेल। अंग्रेजी कानून वही करल, ओकर भेजल जेल। आलीपुर के सल्टनी सेल भैया सालीटारी सेल। आलीपुर के सलिटरी सेल भैया सालीटारी सेल। आलीपुर के सलिटरी सेल भैया सालीटारी सेल। 5 मई 1908 को अरबिंदो घोष को अलीपुर जेल के एकांत कारावास में डाल दिया गया। कारावास की ये कोठरियां कैदियों का साहस तोड़ने के लिए बनी थी। एक तरह से ये इंसान को तोड़कर रख देती थी। अगर ये दीवारें बोल पाती ना तो तुम उनको सुन पाते। मेरी काल कोठरी 9 फुट लंबी व 5 फुट चौड़ी थी। उसमें कोई खिड़की या रोशनदान नहीं था। सामने मोटी मोटी लोहे की सलाखें थी। यह पिंजरा मेरा नियुक्त ठिकाना था। आंगन में एक थाली व एक कटोरा सजा था। अगर कोई थाली की सतह पर जरा जोर से उंगली रगड़े
तो वो अरबी दरवेशों की तरह गोल गोल घूमने लगती और घूमते घूमते वो जेल अधिकारियों का दिया बेमिसाल खाना भी ले उड़ती। पर थाली से ज्यादा काम का मेरा प्यारा कटोरा था, जो सब जगह सभी कामों में इस्तेमाल होता था। उसी से हम हाथ मुंह धोते, बाद में उसी कटोरे में गरारे कर लेते, उसी से नहाते व दिन में उसी में दाल या सब्जी का पानी लेते, उसी में से पानी पीते और कुल्ला करते। ऐसी बहुमुखी बहुमूल्य चीजें बस किसी ब्रिटिश जेल में ही मिल सकती थी। जब भी तेज हवाओं के तांडव से बादल जोर से गरजते या बरसते, मेरी तंग कोठरी में मानो छोटी सी बाढ़ आ जाती। उसके बाद फिर अपना गीला कंबल लेकर एक कोने में दुबक कर बैठे रहने के सिवा कोई चारा ना रहता। सिर्फ शौच के पास वाली जगह ही सूखी रहती थी, मगर वहां कंबल रखने का मन ना करता। यही वो कोठरी है। मुझे अपनी घृणा को काबू में रखने का एक अनचाहा सबक मिल गया, बल्कि शौच की पूरी प्रक्रिया ही आत्मसंयम की कला सिखाने के लिए थी। कोल्टा लगी 2 टोकरियां कोठरी में ही रखी जाती। जमादार उन्हें सुबह या दोपहर में साफ कर देता, लेकिन अगर किसी को और किसी समय शौचघर की जरूरत पड़ती तो उस दुर्गंध को बर्दाश्त करना अपने आप में एक बहुत कड़ी तपस्या थी। अंग्रेज प्रशासन बहुत चिंता में था और घबराया हुआ था। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रू फ्रेजर ने भारत गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को श्री औरोबिंदो के बारे में लिखा। वो दिमागी रूप से कुछ ठीक नहीं है, वो लीडर है, सभी उसे मानते हैं। उसने खुद को किसी अनछुए चौकन्ने जनरल की तरह दुश्मन की नजरों से बचाकर रखा हुआ है। जीवन के हर दायरे से लोग श्री औरोबिंदो की रक्षा के लिए धन जुटाने एक साथ आगे आए। ऐसा नहीं लगता कि इस साल में यह अलीपुर बम केस खत्म होगा। इससे अभियोजक मिस्टर नॉर्टन के तो मजे रहेंगे, क्योंकि उन्हें तो हर रोज के 1000 रुपये मिलते रहेंगे। 18 जुलाई 1908 के अंक में बसुमती ने छापा, बंगालियों, अगर तुम में जिगर है तो औरोबिंदो की मदद को आगे आओ। श्रीमती स्वर्ण कुमारी देवी ने 100 रुपये दिए हैं। योगदान करने वालों में एक अंधा भिखारी भी है और स्कूल का एक गरीब बच्चा भी। वह बच्चा हर रोज अपने दोपहर के खाने पर 2 पैसे खर्चता था, पर अब वह अपनी जरूरत पूरी करने की जगह यह रकम औरोबिंदो डिफेंस फंड में डालता रहा है। सेशंस कोर्ट का मुकदमा 20 अक्टूबर 1908 को शुरू हुआ। जब उन्हें एकांतवास से घसीटकर बाहर संसार के शोर में ले जाया गया तो पहले तो उनका मन बहुत व्याकुल हुआ। उन्होंने लिखा, सुनिए। यूरोपीय हवलदारों की एक छोटी सी पलटन भरी बंदूकें लेकर हमारे साथ साथ चलती। जब हम टांगे में चढ़ने लगते तब ये बंदूकधारी सिपाही पहरा देते व कुछ दूर तक गाड़ी के पीछे पीछे चलते। यही रस्म गाड़ी से उतरते समय भी पूरी की जाती। बीचक्रॉफ्ट आश्चर्य। All right. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Silence! Silence, please!
Please. Please. Thank you. In the case of the Emperor versus Aurobindo Ghosh and Associates, the counsel for the prosecution, Mr. Yardley Norton, may now make his remarks. Your Honor, this case is as clear as crystal. I invite reference to exhibit number 295, otherwise known as the Sweets letter. In this letter, Baron Ghosh writes to the main conspirator of the entire affair, Mr. Aurobindo Ghosh, where he clearly states, "Dear brother, now is the time. Please try to make arrangements so that we can all meet at our conference. We must have sweets, ready-made for emergency. I wait here for your answer." Sweets, Your Honor, is a mere euphemism for bombs. Another principal accused, Hemchandra, is the man who has put together all these coded messages. He is the one who has learnt the formula for making these bombs. Baron Ghosh, in seeking the advice of Aurobindo Ghosh, has proved without any element of doubt that Aurobindo Ghosh was the main conspirator, the mastermind behind this entire operation to assassinate Mr. Kingsford. Your Honor, the extremists were so elated that they didn't know what to say. But before going into that, I would like to place on record exhibit number 239. This, under the heading Marriage Expenditure, has an item RIV, $52. It's a code name, Your Honor, for revolver. There is another item listed in the same section which says bridegroom. And this, Your Honor, was actually the victim, Mr. Kingsford. I would like to remind Your Honor that these extremists are so elated with what they think has been a wonderful victory that they want this spread throughout the land, and they want the same action perpetrated throughout the country. How can we ever allow something like that? इस हिरासत के समय में औरोबिंदो घोष के जीवन में बहुत बड़े बदलाव आए। वो सुनाते हैं, उस 1 साल की हिरासत में सभी रिश्ते खत्म हो गए। मैं पिंजरे में एक जानवर की तरह रह रहा था, पर दरअसल इसे 1 साल का बनवास या किसी आश्रम या मठ का वास कहना ज्यादा ठीक रहेगा। अंग्रेजों की जेल आश्रम थी। अंग्रेजी सरकार के गुस्से का यह नतीजा था कि मुझे भगवान मिल गए। पहली बार इन चोर, डाकुओं, हत्यारों के बीच भी मुझे मानव शरीर में उस दिव्य शक्ति के होने का एहसास हुआ। जब मैं संसार की गतिविधियों में लौटा तो वो पुराना जाना पहचाना औरोबिंदो घोष नहीं था, बल्कि वो कोई नया जीव था, एक नया चरित्र, नई समझ, नया जीवन, नया मन, एक ऐसे नए रास्ते पर कदम रख रहा था जो अलीपुर आश्रम से शुरू होता था। लॉरेंस, he has turned approval. विश्वासघातक! We continue our hearing of our case, the Emperor versus Aurobindo Ghosh and Associates. Mr. Norton, you may begin your questioning of the witness for the prosecution.
Please answer in the affirmative or the negative. That is, ha or na. Do you understand? Huh. Do you have any information about the criminal activities of Aurobindo Ghosh to give this court? Huh. Would you say that Aurobindo Ghosh is the mastermind behind the dacoities that have happened in recent times perpetrated by the revolutionaries? Huh. Silence! Silence! Please do not disrupt the proceedings. Counsel, please continue. Is Aurobindo Ghosh the person referred to as Bara Karta? And is Aurobindo Ghosh the person that all the revolutionaries in the country refer to as Bara Karta? কি বলছে এসব মিথ্যে মিথ্যে কথা দ্যাটস আ লাই এসব চাষকে দেবে মিথ্যাবাদী Please! And is his brother Baron Ghosh referred to as Chota Karta? Your Honor, I would like to inform you that Aurobindo Ghosh is treated with the reverence of a king wherever he goes. In fact, he's regarded not merely as the leader of Bengal, but as the leader of the entire country. नरेंद्र गोसाई की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जेल प्राधिकारियों ने उसे जेल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया। कनाई और सत्येन बोस ने बीमार होने का बहाना करके खुद को भी जेल अस्पताल स्थानांतरित करवा लिया। कनाईलाल दत्तो और सत्येन बोस जेल में 2 पिस्तौल लाने में कामयाब हो जाते हैं। वो नरेंद्र गोसाई जो जेल अस्पताल में भर्ती है अपने कब्जे में ले लेते हैं। कनाई व सत्येन को मौत की सजा दी गई। कनाई को 10 नवंबर 1908 की सुबह फांसी दी गई। चश्मदीद गवाहों की रपट के अनुसार वह अपने अंतिम दिनों में शांत व स्थिर रहा। फांसी वाली रात को वह गहरी नींद सोया। सुबह 4 बजे उठकर उसने अपना स्नान आदि व पूजा पूरे किए। फिर उसने गीता व भागवतम में से पाठ किया। सुबह 6 बजे वह तेज और सधे कदमों से सूली तक गया और जब उसके गले में फंदा डाला गया वह सीधा और निर्भीक खड़ा रहा। आखिरी वक्त तक उसके होठों पर मुस्कान रही। उसने अपना जीवन अपनी मातृभूमि को अर्पित कर दिया था। वह केवल 20 साल का था। It is said that he objected to the hangman adjusting the neck rope and put it on himself with wonderful calmness and fortitude. His face brightened up with a serene smile. एक अंग्रेज जिसने यह फांसी होते हुए देखा था, उसने बाद में बरीन से पूछा था, इसके जैसे और कितने हैं तुम्हारे साथ? सरकारी गवाह के कत्ल के लिए फांसी पर चढ़ाए गए कनाई के दाह संस्कार के दृश्य कल्पना से परे थे। उस लड़के की अर्थी को बिना उसका चेहरा ढके हजारों लोग गलियों में से लेकर जा रहे थे और पर्दे करने वाली महिलाएं पीछे पीछे बन टांगाओं में जा रही थी। शमशान घाट में बहुत देर तक चिता को और संपन्न करने के लिए उसमें से थोड़ी सी राख ले जाने के लिए सोने चांदी के पात्र लिए लोगों की भीड़ उमड़ती गई। A large crowd of mourners
numbering over 10,000, some 50% of whom were women, were eager to see the face. The body was cremated entirely in ghee and sandalwood. It was brought to the notice of the authorities that certain extremists intended to outflank the order of the government with regard to the cremation of Satyendra. Section 144 was imposed and the police all night was busy posting this notice. श्री अरबिंदो की जिंदगी और जेल में उनकी हिरासत के दो अलग अलग पहलू थे। एक तो सबके सामने था और दूसरा सिर्फ श्री अरबिंदो को पता था। एक और जहां बाहर की दुनिया खबरें, अफवाहें, नजरिए और चिंताओं से गुलजार थी, श्री अरबिंदो सारी दुनिया से निर्लिप्त भारतीय अध्यात्म के सती को अनुभव करते अपने ही अंतर की गहराइयों में डूबे रहे। उन्हें इस एक घटना में भगवान के कई उद्देश्य सजते दिखे। उन्होंने जाना कि योग से मानवीय कमजोरियों पर काबू पाया जा सकता है। अनेक वर्षों का एकांतवास भी मन की स्थिरता और उस मंगलमय शक्ति पर हमारी श्रद्धा को कम नहीं कर सकता। श्री अरबिंदो याद करते हैं, जब वो जेल में ध्यान कर रहे थे तब स्वामी विवेकानंद उनके पास आए। 15 दिन तक मुझे लगातार विवेकानंद की आवाज ये कहती हुई सुनाई देती रही। उस आवाज ने आध्यात्मिक अनुभव के एक महत्वपूर्ण पड़ाव का जिक्र किया। मुझे विवेकानंद की उपस्थिति महसूस हुई। वे मुझे एक उच्च चैतन्य, सत्य चैतन्य की गतिविधि के बारे में बताते रहे। एक बार स्वामी विवेकानंद ने घोषणा की थी, दुनिया का इतिहास दरअसल उन कुछ लोगों का इतिहास है जिन्हें खुद में विश्वास था। उपनिषद का केवल एक शब्द जो जनमानस के अज्ञान पर बिजली की तरह कौंधा है, वो है निडरता। श्री अरबिंदो पूरी तरह से निर्भीक हो चुके थे। Mr. Norton, you may proceed. The prosecution would like to place as evidence the personal letters of Aurobindo Ghosh to his wife Mrinalini. In these letters, he talks about madness. He is not a normal person. I present Exhibit 299/9. In this personal letter from Aurobindo Ghosh to Mrinalini, he talks about his madnesses. पहला ये कि मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर ने जो भी उपलब्धियां, समझ, शिक्षा, ज्ञान या धन मुझे दिया है, वो सब उसका है। मेरा दूसरा पागलपन, चाहे जैसे भी हो, पर मुझे ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन पाना ही है। मेरा तीसरा पागलपन, जहां और लोग अपने देश को सिर्फ एक धरती का टुकड़ा या कुछ मैदान और खेत, जंगल, पहाड़ मानते हैं, मेरे लिए मेरा देश मेरी माँ है। मैं उसकी पूजा करता हूं, मैं उस पर जान देता हूं। ये कोई नई भावना नहीं है, ये आज की भी नहीं है। ये जन्म से ही मेरे साथ है, मेरे अंग प्रत्यंग में बसती है। भगवान ने मुझे धरती पर भेजा ही इस महान कार्य को पूरा करने के लिए है। जेल की चार दीवारी में बंद श्री अरबिंदो को ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव हुआ और उन्होंने पाया कि श्रद्धा व आत्मसमर्पण ही पूर्णता के रास्ते हैं। इन 12 महीनों के अनुभव के कारण जब मैं दुनिया के कामों में लौटा तो 10 गुना उम्मीद के साथ, भारत की महानता की और अधिक समझ के साथ, मानव चरित्र के लिए दुगने सम्मान के साथ और मातृभूमि व मानव जाति के मंगल व भावी प्रगति की आशा व विश्वास के साथ लौटा हूं। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। मेरी पैरवी के लिए जो व्यवस्था की गई थी उसे अचानक बदल दिया गया और अदालत में कोई दूसरा ही वकील मेरी पैरवी के लिए खड़ा था। वो अचानक ही वहां लाया गया था।
वो मेरा मित्र था, पर मुझे पता नहीं था कि वो आ रहा है। आप सबने उस व्यक्ति का नाम सुना है जिसने सब कुछ त्याग कर, हर विचार त्याग कर, यहां तक कि उसने अपनी वकालत तक छोड़ दी, अपनी सेहत तक खराब कर ली और कई महीनों तक आधी आधी रात तक बैठकर मेरी पैरवी का केस तैयार किया। श्रीजुत चित्तरंजन दास। Mr. Das, you may begin your concluding remarks. Thank you, sir. May I, Your Honor, sum up my arguments? I would like to quote from a statement made by Sri Aurobindo Ghosh. If to aspire to independence or to preach freedom for one's country is a crime, then I am a criminal and let me be punished. There is nothing in the prosecution's arguments nor any evidence to establish that my respected client Sri Aurobindo Ghosh was in any way involved in the Muzaffarpur bombing incident. Nor is there anything that points to his being a principal conspirator or a mentor to those who have been labeled as extremists. The so-called incriminating letter is a forgery manufactured by the prosecution and the police. My appeal to you, Your Honor, is that a man like this, who has such offenses imputed to him, stands not just before the bar of this court, but that he stands before the High Court of history. Long after this controversy is hushed in silence, long after all this turmoil and agitation has ceased, long after he is dead and gone, he will be remembered as a poet of patriotism, as the prophet of nationalism, and a lover of humanity. The time has come for you, sir, to consider your judgment, and for you, gentlemen, to consider your verdict. यही वो अदालत का कक्ष है। ये उस समय का एक बहुत बड़ा मुकदमा था। करीब 400 से अधिक दस्तावेज और 300 से ज्यादा सबूत, बम, पिस्तौल आदि पेश किए गए और अभियोग पक्ष ने 200 से ज्यादा गवाहों के बयान लिए। মনে হচ্ছে পিচক্রফট আজ জাজমেন্ট দেবেন। হ্যাঁ, দেখা যাক। I now come to the case of Aurobindo Ghosh, the most important accused in the case. He is the accused whom more than any other the prosecution are anxious to have convicted, and but for his presence in the dock, there is no doubt that the case would have been finished long ago. It is for that reason that I have left his case till the last, and also because the case against him depends to a very great extent, in fact almost entirely, upon his association with other accused persons. The defense has hailed him as a revolutionary and a philosopher. Mr. Das argues that the idea is the same as that has been elaborated by European philosophers, that a government cannot exist against the will of the people. Now, what then are the chief points against Aurobindo? In the letters, we have had the ambiguous references to the movement requiring unlimited money. Now, considering the entire evidence, the association with several accused, the letters and telegrams exchanged, letters which were not addressed to Aurobindo Ghosh, or a piece of scribbling
found in an old notebook in his house, I should hesitate before saying that his complicity in the conspiracy can be considered established on these facts submitted by the prosecution. In his favor, we have the fact that he has in the columns of the Mande Materam deprecated violence. Now the point is whether his writings and speeches, which in themselves seem to advocate nothing more than the regeneration of his country, taken with the facts proved against him in this case, are sufficient to show that he was a member of the conspiracy. And taking all the evidence together, I am of opinion that it falls short of such proof as would justify me in finding him guilty of so serious a crime. At 10 o'clock, 500 men, comprising armed and military police, were patrolling the many roads and by-lanes leading from the jail to the court. Within half a mile radius of the court, the roads were practically impassable. श्री औरोबिंदो ने अमृता बाजार पत्रिका में छपे एक पत्र के जरिए उन सबका आभार प्रकट किया जो उनके साथ खड़े रहे थे और जिन्होंने उनकी रिहाई के लिए काम किया था। मैं अपनी रिहाई का श्रेय हमारी उस दिव्य शक्ति मां की सुरक्षा को देता हूं जो कभी मुझसे दूर नहीं हुई, जिन्होंने हमेशा अपनी बाहों में संभालकर मुझे दुख और तकलीफ से सुरक्षित रखा है। अपने देश के प्रति प्रेम ने मुझे खतरे में डाला और अपने देशवासियों के प्रति प्रेम ने मुझे उसमें से सुरक्षित निकाल लिया। द मॉडर्न रिव्यू में छपा औरोबिंदो वे थे जिन्होंने बवंडर की सवारी की और तूफान को रास्ता दिखाया। भारत के राजनेताओं में वे अकेले ऐसे थे जिन्होंने हर अर्थ में संपूर्ण मुक्ति का दावा करने में कभी संकोच नहीं किया। जेल में उनके एकांतवास के उस एक वर्ष ने उनके विश्वास की ताकत को और अधिक मजबूत किया है और उनके जोश की आग को बुझाया नहीं बल्कि और तेज किया है। ये उस परिष्कृत सोने की तरह है जिसे 3 बार आग से निकाला गया है। श्री औरोबिंदो को 6 मई 1909 को जेल से रिहा कर दिया गया। वे पूरे 1 साल तक जेल में रहे थे। रिहाई के 24 दिन बाद श्री औरोबिंदो उत्तरपाड़ा में थे। यहां उन्होंने जेल में अपने आंतरिक आध्यात्मिक जागरण और अनुभव को साझा किया। जब मुझे तुमसे बात करने को कहा गया तब मेरा इरादा केवल कुछ शब्द कहने का था। मुझे नहीं पता कि मैं वो इरादा पूरा करूंगा या नहीं। मुझे पूरे देश से बात करनी है। जब मैं जेल गया था तब तमाम देश वंदे मातरम के नारों से गूंज रहा था। जेल में मेरे अंदर से एक आवाज आई, रुको और देखो। फिर उसने मेरे हाथों में गीता रख दी। उसकी ताकत मुझ में समा गई और मैं गीता साधना कर पाया। मुझे वो सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं समझनी थी बल्कि वो पाना था जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से मांगा था और जो वे उन सभी से मांगते हैं जो उनका काम करना चाहते हैं। श्री औरोबिंदो ने जेल में हुए बोध को अभिव्यक्त किया। सनातन धर्म ही जीवन है। ये सिर्फ मानने की ही नहीं बल्कि जीने की कला है। मैंने जेल की तरफ देखा जिसने मुझे और लोगों से अलग किया हुआ था और मैंने पाया कि मैं उसकी ऊंची दीवारों में बंद नहीं था। स्वयं वासुदेव ने मुझे घेरा हुआ था। मैं अपनी कोठरी के आगे लगे पेड़ की शाखाओं के नीचे चल रहा था मगर वो पेड़ नहीं था।
मैंने देखा कि वे वासुदेव थे। वे श्री कृष्ण थे जो वहां बाहें फैलाए मुझ पर अपनी छाया किए खड़े थे। मैंने अपनी कोठरी की सलाखों की ओर देखा, वो जंगला जो दरवाजे का काम करता था, और फिर से मुझे वासुदेव ही दिखाई दिए। स्वयं नारायण ही वहां खड़े होकर मेरी पहरेदारी कर रहे थे। मैंने उन कैदियों को देखा जो जेल में थे, कुछ चोर, कुछ डाकू, कुछ ठग, और जब मैंने उनको देखा मुझे वासुदेव दिखाई दिए। उन अंधेरी आत्माओं और जाया शरीरों में मुझे स्वयं नारायण मिले। जब मुकदमा शुरू हुआ तो मैंने देखा कि वे मैजिस्ट्रेट नहीं थे जो मुझे दिखाई दे रहे थे, वे वासुदेव थे, वे नारायण थे जो वहां बेंच पर बैठे थे। मैंने प्रोसिक्यूटिंग पक्ष के वकील को देखा, और वे वकील नहीं थे जो मुझे दिखाई दिए, वे श्री कृष्ण थे, मेरे प्रेमी, मेरे मित्र, जो वहां बैठा मुस्कुरा रहे थे। क्या अब भी तुम्हें डर लग रहा है? उन्होंने कहा, सब जीवों में मैं ही हूं और मैं ही उनके कर्म और शब्द नियत करता हूं। जब कृष्ण उनके साथ थे तो डर के लिए कहां जगह रही? नहीं तो जब मौत सामने खड़ी हो तो वो ऐसी कविता कैसे लिख पाते? With wind and the weather beating around me, up to the hill and the moorlands I go, who will come with me? Who will climb with me? Wade through the brook and tramp through the snow. Not in the petty circle of cities cramped by your doors and your walls I dwell. Over me, God is blue in the welkin. Against me, the wind and the storm rebel. I sport with solitude here in my regions of misadventure have made me a friend. Who would live largely? Who would live freely? Here to the windswept uplands ascend. I am the Lord of tempest and mountain. I am the spirit of freedom and pride. Stark must he be, and a kinsman to danger, who shares my kingdom, walks at my side. ब्रिटिश सरकार दुविधा में थी। श्री औरोबिंदो पर ब्रिटेन की संसद में भी चर्चा की गई और कुछ नेताओं में इनके प्रति प्रशंसा भी जगी, जिनमें लेबर पार्टी के संस्थापक मिस्टर कियर हार्डी और श्री जेम्स रैमसे मैकडॉनल्ड भी शामिल थे, जो बाद में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। मिस्टर मैकडॉनल्ड ने श्री औरोबिंदो और ब्रिटिश सरकार द्वारा उनके केस के बारे में कई सवाल उठाए। भारत के वाइसरॉय और गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो तथा भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मॉर्ले के बीच चिट्ठियों का आदान प्रदान इस बात का प्रमाण है। लॉर्ड मिंटो ने 14 अप्रैल 1910 को लॉर्ड मॉर्ले को लिखा। सदन में जो औरोबिंदो घोष के बारे में सवाल उठाए गए, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। आज की तारीख में वह सबसे खतरनाक आदमी है और छात्र वर्ग पर उसका बहुत प्रभाव है। मेरा मानना है कि उसके हिंदुस्तानी दोस्तों ने उसे वापस ले जाने की हर संभव कोशिश की है, और वे कह रहे हैं कि उनकी कोशिश किसी काम नहीं आई। लॉर्ड मॉर्ले ने जवाब दिया, जहां तक उस मशहूर औरोबिंदो का सवाल है, तो अगर आप सोचें कि यहां हम में उसके लिए कोई हमदर्दी है, तो यह आपकी गलती होगी। पर बात यह नहीं है। बात यह है कि मेरे ख्याल से उसके खिलाफ कार्यवाही करना तो पॉलिसी की तरफ से ही बहुत बड़ी बेवकूफी थी। ब्रिटिश सरकार बहुत परेशान हो चुकी थी। श्री औरोबिंदो को मुजरिम न पाकर कोर्ट ने रिहा कर दिया था, और अब वे मिल ही नहीं रहे थे, वे गायब हो गए थे। लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मॉर्ले को लिखा, और इस दौरान औरोबिंदो पौंडीचेरी में है
जहां उसने कुछ अनचाहे फ्रांसीसी से ताल्लुक बना ली है, वो शायद वो फ्रांस चला जाए। और ये पूर्णतः परिवर्तित श्री औरोबिंदो वाकई पौंडीचेरी में ही थे। मुझे आदेश हुआ, पौंडीचेरी जाओ। मैं सवाल नहीं कर सकता था, वो श्री कृष्ण का आदेश था। बाद में मुझे पता चला कि वो आश्रम के काम के लिए था, यौगिक कार्य के लिए। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। एक रात पहले 14 अगस्त श्री औरोबिंदो को आकाशवाणी द्वारा देश के नाम एक संदेश देने को आमंत्रित किया गया। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त उनका अपना जन्म दिवस था और वे इसे संयोग नहीं बल्कि अपने कार्य पर दैवी शक्ति की स्वीकृति की मुहर मानते हैं। उन्होंने कहा कि उनके 5 सपने थे। एक स्वतंत्र और अखंड भारत जहां बंटवारा खत्म होना था, एशिया के लोगों का पुनरुत्थान और पूर्ण मुक्ति, एक विश्व संघ जहां समस्त मानव जाति को एक उज्जवल, बेहतर और भद्र जीवन मिले, भारत का विश्व को आध्यात्मिक उपहार और अंततः अंतर्विकास में एक और कदम जो मानव को एक बृहद चैतन्य में ले जाएगा। श्री औरोबिंदो ने एक नए भारत की और भविष्य में उसकी भूमिका की कल्पना दी। इन्होंने कहा, 15 अगस्त 1947 एक स्वतंत्र भारत का जन्म दिवस है। ये तिथि उसके एक पुराने युग का अंत और एक नई शताब्दी की शुरुआत है, पर हम इसे एक स्वतंत्र देश के रूप में अपने जीवन व कर्मों से पूरे विश्व के लिए व समस्त मानवता के सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भविष्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण तिथि बना सकते हैं। तेरा